डॉक्टर राव साहब आमे और आज की जैविक खेती के विषय आप अपनी बात करें। जी राव साहब, सादर आमंत्रित। जी, मेरी आवाज आ रही भैया? जी आगे आई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद भैया, और मंच को सादर प्रणाम। मेरा कुछ इसमें लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी है, तो फोटो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं अपनी बात आगे रखता हूं। और आज जैसा कि बहन जी ने विषय दिया है कि प्राकृतिक खेती, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। जी बहुत अच्छा से। जी, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूं। जी जी, आ गई सर, आ गई। जी, एक मिनट दूसरे तरीके से। स्क्रीन गई सर फिर से। 1 मिनट भैया। ये कुछ दिख रहा भैया? जी, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी भैया, 1 मिनट। ये अब दिख रहा क्या? हेलो? वही दिख रहा है सर जो है। हाँ, ये दिख रहा है ना, फुल स्क्रीन में है। हाँ दिख रहा है। जी, तो ये हम जब प्राकृतिक खेती करते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो उसमें बीमारियां और जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, इनके नियंत्रण के लिए हम किस तरह से काम करें, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा जल्दी में टॉपिक को किया है, तो प्रयास करूंगा कि आप लोगों को, चूंकि शाम को रंजना बहन ने बोला कि भैया कोई है नहीं, तो हमने बोला ठीक है बहन जी, आदेश का पालन करने का प्रयास करेंगे। जी, तो ये सबसे पहली बात, हम पेस्ट किसको कहते हैं? तो जो ऐसा कोई भी एजेंट जो हमारी फसलों को नुकसान करता है, जो भी चीज हमारी फसलों को नुकसान करता है, उसको हम पेस्ट के रूप में जानते हैं। वो आपके इंसेक्ट हो सकते हैं या खरपतवार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो हमारी फसलों को नुकसान करता है, फसलों के उत्पादन को प्रभावित करता है, तो उसको हम पेस्ट बोलते हैं। तो पेस्ट की परिभाषा में हम कीड़े के साथ खरपतवारों को भी लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारी फसलों की उत्पादकता को कम करते हैं। अब ये प्लांट डिसीज का एक जो सिस्टम है, उसको हम समझ लें कि ये इनमें किस तरह से रिलेशनशिप है। ये एक हम यहाँ पे बात करते हैं, ये होस्ट है, जो हमारा पौधा है वो होस्ट है, ये पैथोजन है, ये समय, और ये मौसम। इन सब चीजों से मिलके जो प्लांट डिसीज बनती है, बीमारी जो है, ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो होता है होस्ट, जिसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट पेस्ट जो है वो अटैक करता है या डिसीज अटैक करती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, पैथोजन या इंसेक्ट उसका होना आवश्यक है, उसकी उपस्थिति होती है। तो वो उपस्थिति बढ़ेगी या वो होगी, उनकी संख्या किस तरह से होगी, वो निर्भर करती है इन्वायरमेंट पे। उस पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट के लिए वो इन्वायरमेंट कितना सूट कर रहा है। हमने फसलों में देखा होगा कि एक
पर्टिकुलर समय पर ही वो इंसेक्ट आता है। जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो माइट्स आते हैं। तो ये एक सिस्टम है। और समय मतलब जो मौसम है, किस समय में, किस महीने में ये ज्यादा इंसेक्ट आते हैं। और दूसरा, मॉर्निंग टाइम में आ रहे हैं, रात के टाइम में आ रहे हैं। रात में सामान्यतः है जो हमारे पैथोजेनिक इंसेक्ट मतलब पौधों को कम खाते हैं पर विचरण करते हैं। तो ये जो इनसे इनका टाइमिंग है, कब पौधों पर आते हैं, शाम को आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, दोपहर में आ रहे हैं, तो ये इनकी टाइमिंग्स है। ये भी जो इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमें महत्वपूर्ण वो रोल प्ले करती है। इस पर हमको ध्यान देना होता है। हम जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर रोशनलाल जी, स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही सर? नहीं बढ़ रही है, एक पहली मिनट, स्लाइड अटकी हुई है। पहली तो रखिए। आप उसमें जाके फुल स्क्रीन कर दीजिएगा, फिर उसको स्लाइड देखते हुए चलाइएगा बस। एक मिनट रुकिए। हाँ, अब ये प्रिवेंशन वाली अब आई है। जी, एक मिनट। उससे पहले वाली नहीं आई थी, जो उससे पहले जो दो दिख रही है साइड में, वो नहीं आई है। अभी दिख रहा है? हाँ जी, अभी प्रिवेंशन वाली स्लाइड है। फिर प्रिवेंशन दिख रहा है ना? दो और हैं, वो नहीं आई हैं। एक मिनट रुकिए। स्लाइड नंबर 2 पर जाइएगा। एक मिनट। हाँ जी, अब ये स्लाइड नंबर 2 दिख रही है हमें। ये दिख रही है? स्लाइड नंबर 2 जी। ये दिख रहा है टेस्ट? हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। जी जी जी, धन्यवाद। तो हमने बात की कि पेस्ट मतलब जो भी हमारे फसल को नुकसान करते हैं उसको हम पेस्ट कहते हैं। और ये इंसेक्ट भी हो सकते हैं और खरपतवार भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमने ये जो होस्ट मतलब बात कर रहे हैं कि प्लांट डिसीज किस तरह से होती है या इंसेक्ट पेस्ट का अटैक जो होता है पौधों पर, तो उसके लिए किस तरह की आवश्यकताएं होती है। तो पहला होस्ट जो हमारी मुख्य फसल है जिसपे ये भोजन करते हैं, चाहे प्लांट डिसीज हो चाहे सर insect। ये जो बोरर वाली इल्ली है, इससे तो सबसे बड़ी परेशानी है। हाँ भैया, जो ये दिखा रही है ये सबसे अच्छी है सर, यही सबसे ज्यादा किसान को परेशान कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो ये बोरर बहुत बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो अपन आगे इन सब के नियंत्रण की बात करेंगे, किस तरह से कौन कौन से उसमें घटक हो सकते हैं जो नियंत्रण करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम नहीं जानते हैं। तो उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो होस्ट पैथोजन मतलब जो भी हमारा इंसेक्ट पेस्ट है या बीमारी, जो बीमारी को कॉज करने वाले एजेंट है वो। और तीसरा आता है मौसम, इन्वायरमेंट जो है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही एक पैथोजन या इंसेक्ट पेस्ट आता है। वैसे ही समय समय मतलब जो हम बात करते हैं, इसमें दोनों चीज देखी जाती है कि हमारा जो मौसम के साथ साथ दिन का समय, कि दिन में आ रहा, रात में आ रहा, और जो मौसम हमारे होते हैं उसमें। तो हमारे जो तीनों मौसम है, बारिश, गर्मी और ठंड, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के इंसेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। प्रिवेंशन, ये हम जब भी हम किसी नेचुरल फार्मिंग की, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो हम प्रिवेंशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। और जो हम जो जो हमारा योग की भी बात करते हैं, योग प्रिवेंशन मेथड है। तो यहाँ पर भी हम जो हमारी पैथो मतलब उसमें बात करते हैं तो हम प्रिवेंशन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो जो हम प्रिवेंशन के लिए जो सबसे बड़ी चीज क्या हम करते हैं कि ऐसी क्रॉप सिलेक्शन करते हैं जो हमारे क्लाइमेट में फिट हो। किसी का माइक ऑन है? ये स्लाइड आगे नहीं बढ़ी अभी नहीं पड़ी जी? ना, अभी पेस्ट में ही है, पेस्ट वाले में ही है। ये क्यों गड़बड़ हो रहा है सर? एक मिनट सर, मैं उसी से ये दिखाऊंगी स्क्रीन से। सर मैं हाँ, स्क्रीन से ही दिखा दूं? हाँ जी, स्क्रीन से ही दिखा दीजिए, बिल्कुल। जी, ये ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये क्रॉप हाइजीन एंड एग्रोनॉमिक पैसेज, हाँ हाँ, ये दिख रही है, अब प्रिवेंशन वाली दिख रही है। हाँ, ये कुछ इशू है तो अभी तुरंत उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, तो मैं इसी से कंटिन्यू करता हूँ। तो हम जो मेथड यूज करते हैं इसके लिए हम पहला तो ये है कि हम क्रॉप जो उस क्षेत्र में सबसे अच्छी होती है उसकी, उनको हम ग्रो करें। कई बार क्या होता है, हम दूसरे एरियाज की जो क्रॉप लेके आते हैं और उनको हम नए क्षेत्र में लगाते हैं, तो जो डिसीज और वो भी ज्यादा आते हैं।
तो क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी, इसको जो सुटेबल क्रॉप होती है उनको लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। वो क्रॉप ज़्यादा रेजिस्ट करती है इंसेक्ट पेस्ट को। एकदम नई क्रॉप आती है तो एक आध सीजन होती है और फिर उसके बाद एकदम से उसमें इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा आते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और इसमें आगे हम चर्चा करेंगे क्रॉप हाइजीन एंड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। तो क्रॉप हाइजीन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती है कि हम खेत की साफ सफाई रखें। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल होता है गर्मी की गहरी जुताई। इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय हमारा जो सोलर एनर्जी होता है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। और जो भगवान सूर्य से अच्छा कोई आपको खेती के लिए वरदान नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस दुनिया में जो एकमात्र प्रोसेस है जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस होता है वो है फोटोसिंथेसिस। बाकी सब जो है वो सारी प्रोसेस जो है उसमें निर्माण नहीं होता, वो नष्ट होता है, कुछ ना कुछ नष्ट हो रहा होता है। यहाँ ये प्रोसेस ऐसी है जो जिसमें कुछ बनता है तो भगवान सूर्य से होती है। और वो जो हमारी सूर्य की गर्मी से सोलराइजेशन भी हम करते हैं और डीप समर प्लोइंग जो करते हैं तो उससे नीचे की जितनी मिट्टी है वो बाहर आ जाती है। और जो मिट्टी नीचे से उठ के ऊपर आती है तो उसमें जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, उनके अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं, वो सारे सूर्य के प्रकाश में और सूर्य की गर्मी में अल्ट्रावायलेट रेज इसके कारण ये नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत हद तक हमारी इंसेक्ट पॉपुलेशन या डिसीज पॉपुलेशन, जो डिसीज के पैथोजेंस की पॉपुलेशन है, वो डीप समर प्लोइंग से खत्म हो जाती है। एक दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी होती है कि डीप समर प्लोइंग कब करना है। तो सामान्यतः हम जो सजेस्ट करते हैं कि मई के फर्स्ट वीक में हमको, मई जो महीना होता है हमारा, इस समय हमको जो गहरी जुताई करनी चाहिए। और किससे करनी चाहिए? इसके लिए जो मिट्टी पलटने वाले हल हैं, एमबी प्लाऊ, मोटबोल्ट प्लाऊ, इससे हमको गहरी जुताई करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे रेसिड्यूज है, जो क्रॉप में जितने भी हमारे फसलों के अवशेष होते हैं, इनको भी हमको सॉइल के अंदर दबा देना चाहिए। तो ये डीप समर फ्लोइंग से हो जाता है या रोटावेटर चलाते हैं उससे हो जाता है, क्योंकि ये रेसिड्यूज जो होते हैं, ये सारे रेसिड्यूज में इंसेक्ट पेस्ट के जो प्यूपा है वो रेसिडुअल अवस्था में रहते हैं। और उस समय जैसे ही इनको समय मिलता है, रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, और जब इनका इन्वायरमेंट अच्छा इनको मिलता है तो ये फिर से इससे नए जो फ्लाइज है, उनके एडल्ट है, वो निकलते हैं और वो फिर एग अंडे देते हैं और उस से फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन चालू हो जाती। तो जो क्रम है कीड़ों का वो बनाए रखने में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं हमारे जो डेब्रिस, जो जमीन के ऊपर जो पौधों के अवशेष बचे होते हैं, और दूसरा हमारी मेड़ों के ऊपर जो अवशेष बचे होते हैं वो। तीसरी प्रोसेस है सॉइल सोलराइजेशन। सॉइल सोलराइजेशन में हम जमीन को गीला करते हैं और उसको फिर 200 गेज की पॉलीथीन से उसको ढक देते हैं। पर ये छोटे क्षेत्र के लिए पॉसिबल है, जहाँ पे हमको नर्सरी डालनी है या कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, या हमको मिट्टी को जो हमारी हॉर्टिकल्चर में जो बैग भरने के लिए मिट्टी ली जाती है, उसके लिए हम सॉइल सोलराइजेशन का उपयोग करते हैं। तो ये लगभग 15 से 20 दिन तक इसको हमको पॉलीथीन से ढक के रखना पड़ता है, एयर टाइट करना पड़ता है। तो एक अपनी एक अलग प्रोसेस है, इससे भी हम इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। गुड फील्ड हाइजीन रिड्यूस बिल्ड अप द कैरी ओवर पेस्ट पॉपुलेशन। अगर आपने फील्ड को अच्छे से तैयार किया है तो ये भी आपका जो पेस्ट पॉपुलेशन को बढ़ाने में, वो कम करने में मदद करता है। अगली बात, हमने जो रिमूवल ऑफ रेसिड्यूल की बात वो पहले कर चुके हैं, तो ये बहुत जरूरी है इसके जो हमारे प्यूपा है उसको करने के लिए। इसके अलावा फ्लडिंग, ये भी एक मेथड ऐसी है, जमीन में अगर हम पानी भर देते हैं तो ये इससे भी हम इनको कंट्रोल करते हैं। जैसे आपके खेत में खूब खरपतवार है
और ये इसमें हम इसकी बात करते हैं पनामा डिसीज जो आपके केले में होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम 2-3 सीजन इसमें धान की खेती करते हैं। धान की खेती हम पडड सॉइल में खेत में पानी भर के रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि जितने भी खरपतवार है इनके जो अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर जो इनके बीज या दूसरे जो राइजोम वगैरह जो भी होते हैं, ये धान की खेती करने से पानी भर के रखते हैं, फ्लडिंग करके रखते हैं, तो उससे वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह पनामा डिसीज के जो वायरस है, जो फंगस है, वो भी यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। तो विल्ट को कंट्रोल करने के लिए फ्लडिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपने 2-3 साल कंटिन्यू अगर फ्लडिंग करते हैं तो ये बढ़िया काम करता है। ये एक तरीका ये भी है, हम फसलों को उसमें लगाएं, जो मेड़ नाली पद्धति करते हैं, तो उससे भी हमारी फसलों में कीड़े और बीमारियों की आने की संभावनाएं कम होती है, क्योंकि मॉइस्चर कम होता है। जब हम रिजेस में और बेड में हम लगाते हैं तो जमीन में मॉइस्चर कम होता है, तो इंसेक्ट पेस्ट को आने की संभावनाएं कम होती है। कुछ जेनेटिक रेजिस्टेंस होता है। अभी जो कई सारी फसलें हमारी होती है, जो हमारे, जैसे हम भट्टे की बात करें तो जो हमारा कांटे वाला भट्टा होता है, जिसमें जैसे इंसेक्ट पेस्ट जो इल्ली वाली फसलें होती है, इनमें अगर ऐसे ऐसे प्लांट टाइप हो जिसमें आपको रोए ज्यादा हो, तो उस पर इल्लियां कम ग्रोथ करती है, क्योंकि उनको घूमने में दिक्कत होती है। तो ऐसी ऐसे जो वैरायटीज होती है, सोयाबीन में आपने देखा होगा कि सोयाबीन में कुछ वैरायटीज ऐसी होती है जिनमें कीड़े कम लगते हैं, तो उनमें रोए ज्यादा होते हैं। तो पौधों में अगर रोए ज्यादा होंगे तो अंडे से इल्ली तो निकलेगी, पर वो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगी, और बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगी तो उसको वो कम खाएगी। तो ये भी एक तरह का वो होता है सिलेक्शन का क्राइटेरिया, कि हम जेनेटिक रेजिस्टेंस हो। तो कई सारी चीजें हैं जो हमारी जो जेनेटिक रेजिस्टेंट होता है फसलों में। जैसे भट्टे की एक किस्म होती है जो हमारा देसी भट्टा होता है, जो भटकटैया या थोड़ा सा जो छोटा भट्टा होता है, उसको हम रूट स्टॉक के लिए उपयोग करते हैं ग्राफ्टिंग में। तो जिससे विल्ट जो है, बैक्टीरियल विल्ट मेनली, बैक्टीरियल विल्ट के कंट्रोल के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही टमाटर में भी अभी जो नया वो चल रहा है ग्राफ्टेड प्लांट का भट्टे और टमाटर में, तो ये जो जेनेटिक रेजिस्टेंस है उसको उपयोग किया जाता है। और कवर क्रॉप, डिके क्रॉप, इनको भी हम आगे इनके बारे में बात करेंगे, तो इनको भी उपयोग किया जाता है। हैबिटाट मैनेजमेंट, ये एक क्या होता है कि हर कीड़े की एक हैबिट होती है कि वो उस जगह रहना पसंद करता है, तो इसको भी, और दूसरा इनके जो नेचुरल एनिमीज है उनकी एक हैबिट होती है, तो इनको भी हम मैनेज करके हम कीड़ों को कंट्रोल करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अलग अलग तरह की इनको इन्वायरमेंट देते हैं कि जो जहाँ पर वो उनके कीड़ों के नेचुरल एनिमीज ज्यादा डेवलप हो जाए, तो इस तरह का एनवायरनमेंट भी जो है कीड़ों को कंट्रोल करने में फायदा करता है। जैसे आपने देखा होगा जो वेस्प है, ततैया, बरैया, जो अलग अलग नाम से जानते हैं इसको, ये गुड़ को ज्यादा प्रिफर करती है। तो और ये जो जितने भी आपके सकिंग पेस्ट है इनको खाती है, तो इसको वो करने के लिए हम गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। मीठी चीज जो है उसको उपयोग कर सकते हैं, तो ये उस क्षेत्र में ज्यादा आएंगी, और अगर ये ज्यादा आएंगी तो उसको खाने के लिए आएंगी, पर इनको इंसेक्ट पेस्ट मिलेंगे तो वो उससे ज्यादा प्रिफर उसको करेंगी। तो ये इनके लार्वा और अंडे को खा के भी ये काफी फायदा करती है। तो कई सारी चीजें हैं। और ये जो हम मक्का भी लगाते हैं, कॉफी लगाते हैं कॉटन के फील्ड में बॉर्डर क्रॉप के रूप में, तो ये जो कॉक्सिनिडेल्स बीटल्स है, इसको आने में इनको सपोर्ट करते हैं और वो एफिड्स को खाते हैं। ट्रैप क्रॉप एंड इंटरक्रॉपिंग ट्रैप क्रॉप मतलब ऐसी क्रॉप जो हमारे कीड़ों को आकर्षित करती है, वो और उससे हम उनको कंट्रोल कर पाते हैं।
दूसरी बात होती है इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग मतलब एक फसल में दूसरी फसल को लेना। ये डिकॉय क्रॉप, ये इस तरह की क्रॉप होती है जो इंसेक्ट या डिसीज उसको रोकती है, एक क्या कहना चाहिए, अवॉइड करती है। तो जैसे हम निमेटोड कंट्रोल के लिए हम गेंदा लगाते हैं। जो गेंदा में एक तरह से इस स्राव होता है, जो अगर इसकी एक रो हमने सब्जियों के बीच में गेंदे की लगाई तो ये मतलब अल्टरनेट रो में 2 रो हमने सब्जी लगा दी, उसके बीच में गेंदे की रो लगाई, तो ये जो सॉइल में निमेटोड है उसको रोकता है। ऐसे ही हमारा जो ज्वार है, जहाँ निमेटोड की सब्जी में निमेटोड की बहुत प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ज्वार भी बहुत बढ़िया निमेटोड कंट्रोल का काम करती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जैसे हमारा मैरीगोल्ड है, तो गेंदा निमेटोड कंट्रोल तो करता है, इसके फ्लावर में हमारी जो इल्लियां हैं, जो बोरर हैं, इसके ये अट्रैक्ट करते हैं कीड़ों को, तो वहां पर ज्यादा अंडे देते हैं ये। तो वहां से जब हम फूल पिक करते हैं, फूलों को तोड़ लेते हैं, तो उसके साथ साथ ये जो हमारी इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है। अल्टरनेटिव रोज, मेज विथ लेग्यूम्स, हम मक्के के साथ हम उसको दूसरी कोई भी हमारी जो दाल वाली फसलें उनको बोते हैं। बहुत पुराने समय से जहां पर भी तुअर बोई जाती है वहां ज्वार तुअर का कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता था। महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित था, और जहां भी मतलब अरहर की खेती होती है वहां पर ये ज्वार मक्का के साथ में अरहर को बोया जाता था। तो 4 लाइनें 6 लाइनें अरहर की, उसके बीच में फिर मक्का। तो ये जो इंटरक्रॉपिंग का जो सिस्टम है ये बड़ा इफेक्टिव है, और इससे आपकी जो पेस्ट कंट्रोल है उसको पेस्ट को नियंत्रित करने में बहुत सफलता मिलती है। कुछ कहीं कहीं पर हम इसमें जो दूसरी फसल अगर हमारी लगी है तो उसमें हम पिजन पी के पौधे लगा दें, या जो टोबैको है उसके पौधे लगा दें, तो ये भी, इनको भी ज्यादा जो हेलिकोवर्पा है, जो हमारी फल बेधक मक्खी जो कीट है उसको कंट्रोल करने में सपोर्ट करती है, क्योंकि इनकी पत्तियों पे आती है, फूलों पे आती है। तो इनको अगर हम उनको तोड़ लेते हैं तो वहां से ये कंट्रोल हो जाते हैं। ये बर्ड पर्चर के रूप में सेटेरिया ग्लू का होता है, इसको भी हम लगाते हैं तो ये भी बर्ड पर्चर के रूप में काम करता है। क्रॉप मॉनिटरिंग, ये बहुत बड़ा टूल है जिससे कि हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि कब और कैसे हम एक्शन ले क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, और मतलब एक्शन मतलब कीट जो नियंत्रण के जो उपाय हैं, दूसरे उपाय हैं, उनको करने के लिए उनको उनका समय और कैसे करें वो निर्धारित करता है। दूसरा जो पैसा जो बचाने की बात करते हैं कि जो हमारी कास्ट कैसे कम हो, हमारी जो हम खेती कर रहे हैं उसमें जो पेस्ट कंट्रोल की कास्ट कम हो, उसके लिए भी क्रॉप मॉनिटरिंग सपोर्ट करती है। उसके अलावा जो हमें ये रास्ता बताती है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल की जो डिफरेंट मेथड है उनको हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए जो टूल्स हैं, उस टूल में सबसे पहला हमारा टूल्स होता है येलो स्टिकी टेप। येलो स्टिकी टेप जो होता है, ये पीली पट्टी होती है, जो आप लोगों ने कई जगह जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, कृषि विभाग भी इनको देता है और हमारे किसान भाई भी खेत में लगाते हैं, चमकती हुई पट्टी जो होती है। और वो मुख्यतः हमारे जो सकिंग पेस्ट है उनको, उनके लिए होती है। तो हम खेतों में अगर इनको एक दो पट्टी को लगा देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह के कीड़े हमारे खेत में आ रहे हैं। तो अब इनको हम ज्यादा मात्रा में लगाते हैं तो एक तरह से ये, पहले ये एक दो लगाते हैं तो मॉनिटरिंग का काम करती है। जब हम इसको 1 एकड़ में 20 से 25 लगा देते हैं तो ये इंसेक्ट कंट्रोल का काम करती है। तो दोनों तरह की चीजें हम इससे करते हैं। दूसरा लाइट ट्रैप, लाइट ट्रैप ये
जो ज्यादातर जो हमारे लेप्टोप्टेरस और जो ऐसे कीट जो रात्रि में भ्रमण करते हैं और फसलों को नुकसान करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें हमारे लगभग 80% 80 से 90% कीट लाइट ट्रैप में ट्रैप हो जाते हैं, और जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। सिर्फ जो सकिंग टाइप के कीट है उनको इससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बाकी जो खाने और कुतरने वाले बोरर और जितने भी लीफ फीडर्स हैं, इनको हम लाइट ट्रैप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें लाइट ट्रैप के सोलर लाइट ट्रैप भी आ रहे हैं, इनको हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। और ये शाम के समय हमको जलाना है, और ये पूरे टाइम हमको सपोर्ट करता है। शाम को 2 से 3 घंटे हमको इसको चलाना है। जैसे ही अंधेरा होता है उस समय आजकल सेंसर बेस्ड आने लग गया, तो अपने आप वो लाइट के जैसे ही अंधेरा होते जाता है तो अपने आप लाइट ट्रैप चालू हो जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया मेथड है। और इसको हम नेक्स्ट डे अगर उसको हम जो नीचे उसमें पन्नी लगी होती है या जो हमारा पकड़ने वाला वो लगा होता है, तो उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको ये पता चलता है किस किस तरह के कीट हमारी फसल में आ रहे हैं। तो उस तरह से हम इसका जो जैविक उपचार है वो कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप ये एक तरह का फेरोमोन होता है, मतलब एक तरह का हार्मोन होता है जो कीट स्रावित करते हैं। तो इसमें जो फीमेल कीट है वो एक तरह से हार्मोन को स्राव करती है, जिसमें एक विशिष्ट गंध होती है, और उस गंध के कारण जो मेल है उसके तरफ अट्रैक्ट होता है और मैटिंग होती है, और फिर एग ले होते हैं, मतलब अंडे अंडे होते हैं, और फिर उनकी जो इंसेक्ट पॉपुलेशन बढ़ती है। तो ये फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है कि इनके जो फीमेल जो वो गंध होती है उसको इसमें इस फेरोमोन में यूज किया जाता है ल्यूर के माध्यम से, और उसको उसके कारण वहां पर जो नर कीट है वो आते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं। नर कीट आ जाते हैं, जब नर कीट की पॉपुलेशन वहां ट्रैप हो जाती है तो जो फीमेल है वो एग ले नहीं कर पाती, और एग ले भी करती है तो वो अनफर्टाइल होते हैं, तो जिससे नेक्स्ट पॉपुलेशन नहीं आती। तो इस तरह से हम इसको इसमें भी कीड़ों को देख सकते हैं। और यहाँ भी वही सिचुएशन है कि अगर हम एक लगा रहे हैं तो वो मॉनिटरिंग का काम करेगा, और जो हम बोलते हैं प्रति एकड़ 5 से 6 हम फेरोमोन ट्रैप की बात करते हैं, तो ये उसको इंसेक्ट कंट्रोल का काम करेगा। स्पोर ट्रैप भी आते हैं कुछ जो डिसीज होती है, पर ये स्पोर ट्रैप सिर्फ हमारे जो लैब कंडीशन है उसमें काम करते हैं। जो डिसीज के स्पोर्ट्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए, तो ये थोड़ा साइंटिफिक इक्विपमेंट है। स्काउटिंग जो हम ये करते हैं, इसकी टाइमिंग देखना कि जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम अच्छे से देखें, वो उनको समझें और उसके हिसाब से अगली प्लानिंग बनाएं। तो ये हमारा जो सिस्टम है जिससे कि हम क्रॉप की मॉनिटरिंग करते हैं। ये क्या क्या चीजें हमको अब इसमें हम ले, जिससे कि हम प्राकृतिक जो हमारी जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, इसमें हम मैनेजमेंट कर सके। तो पहला मैनेजमेंट आता है कल्चरल एंड फिजिकल मैनेजमेंट। तो हम इसमें रोगिंग की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो पौधे होते हैं हमारी फसलों के बीच में, खरपतवार के रूप में होते हैं या दूसरे रूप में होते हैं, जो जिनके ऊपर आप देखेंगे कि कीड़े ज्यादा आते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं कीड़ों को। तो ऐसे पौधों को भी हटाने से हमारी जो पॉपुलेशन है, वो जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो कम कर सकते हैं, या उनके ऊपर हम कुछ स्प्रे कर दें तो वहां वहां से कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से हम इन पौधों को हटाकर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्ट मैनेजमेंट बाय हैंड पिकिंग, इसमें हम ये करते हैं कि जो कीड़ों के जो जहाँ पर वो अंडे देते हैं, जैसे आपने धान में देखा होगा, धान में जो हमारा स्टेम बोरर है, ये टॉप जो लीफ होती है उसके ऊपर अंडे देता है। तो अगर हमने ऊपर ऊपर का जो पार्ट है, जैसे धान की हमने रोपाई कर रहे हैं, तो रोपाई करने के बाद अगर ऊपर से हमने 2 इंच अगर पत्तियों को काट दिया और उसके बाद फिर रोपाई करी, तो ये जितने भी उसमें ऊपर जो स्टेम बोरर के तना छेदक जो होता है धान का, बहुत नुकसान करता है कीट। तो इसके जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो आपके खेत में नहीं जाएंगे। तो इसको भी हम कर सकते हैं। इसको भी सामान्यतः किसानों को कहा जाता है प्रैक्टिस के लिए, और कई लोग इसको करते हैं और अच्छे रिजल्ट हैं इसके।
जो पौधे की अपन बात कर चुके हैं कि जो भी प्लांट पार्ट होते हैं जो जमीन में इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट होते हैं, इनको इकट्ठा करके जमीन में दबा दें या कंपोस्ट पीट में दबा दें। तो जैसे हमारे भट्टे की बात करें, भट्टे के अंदर जो इल्ली होती है या जो हमारा उसका सूट होता है जहाँ फ्रूट बोरर का जो उसके ऊपर से वो कट करके अंदर पंचर करके अंदर वो अंडा देता है, तो ऐसे पार्ट को हम काट दें और काटने के बाद इसको अगर हम अपने जो कंपोस्ट पीट है उसके अंदर दबा दें तो ये बढ़िया कंट्रोल करता है। क्रॉप रोटेशन ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर तरह की चीजें इससे फायदे होते हैं। आप में जो उसकी सॉइल फर्टिलिटी है उसको भी मैनेज करते हैं, इंसेक्ट पॉपुलेशन को मैनेज करते हैं, डिसीजेस को मैनेज करते हैं, और जो आपका रिसोर्सेज हैं, वाटर है और दूसरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको भी हम इससे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपके पास कितना पानी है उसके हिसाब से आप अगली क्रॉप लेंगे। आपने जो डीप रूटेड क्रॉप ली है उसके बाद सैलो रूटेड क्रॉप लेते हैं, लेग्यूम क्रॉप ली है तो उसके बाद हम सीरियल्स लेते हैं, ऑयल सीड लेते हैं। तो ये और वो आपकी जो भूमि की उर्वरता है उसको बढ़ाने में, उसको रोकने में मदद करता है। इसके बाद फेरोमेंस पे हमने बात कर ली है। फेरोमेंस में ये बहुत इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए बढ़िया वो है। कुछ जो नेचुरल एनिमीज है जो हमारे इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं, तो इनको भी हम थोड़ा समझ ले। एक जो ये जो दिख रहा है ये क्राइसोपरला का इंसेक्ट है और इसका जो एडल्ट है ये एक्स को खाता है। तो ये इस तरह से है। लेडी बर्ड बीटल ये भी एक्स को खाती है। ये ईयरविंग्स है, ये भी जो सकिंग टाइप के पेस्ट हैं और एक्स हैं उनको खाते हैं। ग्राउंड बीटल, इनको हम पहचान ले कि ये हमारे मित्र कीट है। कई बार हम ये समझते हैं कि ये फलाना कीड़ा आ गया, तो इसको भी हम समझ लें कि हमारे मित्र कौन से हैं जो हमारे फसल को नहीं खाते, हमारी फसल में जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उनको खाने के लिए काम करते हैं। तो इनको भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। इसके ये जो कॉक्सिनिडल बीटल है ये बहुत फायदा करता है। ये कॉर्बिट बीटल, स्टेफलर बीटल, ये इस तरह के जो क्राइसोपरला है, ऊली एफिड के लिए हम कई सारे जो ये जो इंसेक्ट है इनको हम का उपयोग करते हैं। तो ये जो कंट्रोल करने के जो तरीके हैं इन पर भी, इनकी भी हमको जानकारी होना चाहिए कि कौन से कीट हमारी फसलों के लिए फायदेमंद है। ये देखिए यहाँ पे ये जो फ्लाइज दिख रही हैं ये सब हमारी फसलों के लिए लाभदायक है। और ये यहाँ पे लेफ्ट जो सबसे नीचे साइड में दिख रहा है ये टाइकोग्रामा का, तो ये शुगर केन वाले जो शुगर केन में जो उसके लिए बहुत बढ़िया है ट्राइकोग्रामा। इसके जो वो आती हैं पट्टियाँ आती हैं, इनको हम पत्तियों के साथ पिन कर देते हैं। स्टेपलर से यहाँ पिन कर रहे हैं तो उसको पिन कर देते हैं, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है शुगर केन इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये कुछ स्पाइडर है। कई बार किसान भाई हमारे फोन करके पूछते हैं कि साहब हमारी फसल में बहुत मकड़ी हो गई। तो वो मकड़ी को भी कई बार हमारे जो किसान भाई है वही समझते हैं कि ये हमारी फसल को नुकसान कर रही। तो सामान्यतः जो हमारी मकड़ी जो खेत में जो जाले बनाती है वो मकड़ी हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, तो उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो हमारे फसल को सपोर्ट करती है। स्पाइडर में सिर्फ जो माइट्स जो हैं, जो अष्टपदी में जो माइट्स हैं वो नुकसान करते हैं। स्पाइडर हमारी फसलों को नुकसान नहीं करता। ये हमारे मित्र कीट हैं, तो इनको भी हमको बचाए रखना जरूरी है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम प्रीडेटर्स की बात करते हैं। प्रीडेटर्स मतलब ऐसे कीड़े जो बड़े साइज के होते हैं और उनको जो छोटे कीड़े होते हैं उनको खाते हैं। तो इसमें बरैया है और जो बड़ी मक्खी होती है वो ये हमारे जो कीड़ों को खाते हैं। और पैरासाइट होते हैं जो कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। कुछ वायरस होते हैं, कुछ फंगस होते हैं जो हमारे कीड़ों में
कीड़ों में बीमारियां पैदा करते हैं और जिससे उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ऐसे ही एंटागोनिस्टिक होता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये उसके जो जेनेटिक ऑर्गन्स है उनको 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 रोकता है, तो उनकी उनकी ग्रोथ को रोकता है। तो ये ऐसे कुछ कंट्रोल होते जो एजेंट होते, मतलब क्या कहना चाहिए, केमिकल्स नहीं कहेंगे हम, बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं जो इनकी ग्रोथ को रोकते हैं कि वो उनकी जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़े। ऐसे ही इंसेक्ट के पैथोजेंस होते हैं जो उनमें बीमारियां करते हैं। ये यहाँ पे आगे इनका विवरण दिया गया है कि कौन कौन से बायोएजेंट्स है। जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये हम खूब अभी हमारे डॉक्टर संतोष सर इसको काफी ट्राइकोडर्मा पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। और ये ट्राइकोडर्मा निश्चित रूप से हमारे जो सॉइल बोर्न डिसीज है उसके लिए रामबाण है। तो सॉइल बोर्न फंगल डिसीज के लिए ये रामबाण है, और वो उनका कहना है कई तरह के काम ये करता है। इसके अलावा तो ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं, उसके बाद मेटाराइजियम की बात करते हैं। मेटाराइजियम जो है, जो हॉपर्स होते हैं, स्टेम बोरर होते हैं, लीफ फीडर्स होते हैं, लीफ फोल्डर होते हैं, और जो ब्लैक बग होती है, इनको कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी तरह बेवेरिया भी इसी तरह के जो कीट होते हैं, मुख्यतः इसमें लेपिडोप्टेरस कीट है जो उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा वर्टिसिलियम सकिंग पेस्ट, जो रस चूसने वाले कीट हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वर्टिसिलियम का उपयोग किया जाता है, या फेड्स, थ्रिप्स, जैसेट्स, बग्स, ये इनके लिए हम वर्टिसिलियम का उपयोग करते हैं। कुछ इसमें ये बोरर में भी ये बढ़िया काम करता है। तो वर्टिसिलियम सकिंग पेस्ट के लिए उपयोग करते हैं। इसमें इसके अलावा नामोरिया है जो हमारे लीफ फीडर्स जितने हैं उनको उनको कंट्रोल करने के लिए काम करता है, जो पत्तियों को खा के, फूलों को खा के हमारे पौधों को नुकसान करते हैं, उनको कंट्रोल करता है। बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो, इसकी बहुत बड़ी रेंज है, मतलब ये पेस्ट पे काम करता है और डिसीज दोनों पर बैसिलस थुरिंजेंसिस काम करता है। और ये हमारे जो बीटी का नाम सभी ने सुना है, तो ये बैसिलस थुरिंजेंसिस है जो हमारे जो पेस्ट कंट्रोल में मदद करता है। नीचे कुछ इसमें मेटाराइजियम से प्रभावित हार्जिनियम, ये इनके वो दिए हुए हैं। वायरस पैथोजन, ये भी बहुत इफेक्टिव है, पर इनका उपयोग हमारे किसान भाई कम कर रहे हैं। और ये बड़ी एनपीवी, जिस न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये बहुत बढ़िया काम करता है। एनपीवी 250 ग्राम प्रति एकड़, 250 ml प्रति एकड़ इसका डोज है। ये बहुत बढ़िया काम करता है। और एक बार मतलब आपने एनपीवी का स्प्रे कर दिया तो इसको फिर से इल्लियों को इकट्ठा करो, क्रश करो। जो मरी हुई इल्लियां है उल्टी लटक जाती है पौधों में इसके प्रभाव से, तो ऐसी मरी हुई इल्लियों को इकट्ठा करो, क्रश करो, पानी में घोल बनाओ, छानो, और उसके बाद फिर से इसको पंप में डालो, पानी मिलाओ और स्प्रे कर दो। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। जो बहुत सारी आपके जितने फीडर्स हैं उनमें, जो लीफ फीडर्स हैं, हम चाहे बोरर की बात करें, चाहे हमारे पत्तियां खाने वाली इल्लियों की बात करें, उनमें सब में बहुत बढ़िया काम करता है एनपीवी। ऐसे ही ग्रेनुलोसिस वायरस होता है, ये जो इंसेक्ट है उसके अंदर दाने दाने बना देता है। उसकी जो सेल्स है उसमें अपनी ग्रोथ करता है, और वो अंदर सेल्स में ग्रेन्यूल फॉर्मेशन करता है, जिससे इंसेक्ट मर जाता है। तो ये भी हम बढ़िया से उपयोग कर सकते हैं, और ये सेफ है, और ह्यूमन एनिमल्स को एनपीवी और ग्रेनुलोसिस वायरस किसी तरह का नुकसान नहीं करते हैं। बॉटनिकल पेस्टिसाइड, इसको हम सब लोग जानते हैं। नीम की जो नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, ये बहुत बढ़िया दवाई है। नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, मतलब इसको NSKE बोलते हैं। जो नीम की जो बिनो ये जो फल होता है, तो इसको निमोली को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसको कूट लेते हैं। कूटने के बाद इसको पानी में डुबा के रखते हैं, और पानी में डुबा के रखने के बाद 24 घंटे 48 घंटे के बाद इसको अच्छे से
निचोड़ के इसका जो रस निकलता है उसको हम नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट कहते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव है हमारे जितने भी तरह के इंसेक्ट है उनको अवॉइड करने में। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति है कि नीम का तेल या नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट जो है ये कीड़ों को मारता है। सामान्यतः ये कीड़ों को मारता नहीं है, ये उनको उनको दूर रखता है। इसको जब भी हम स्प्रे करते हैं नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट को, तो इसका जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कीड़ों को खाने से रोकती है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी है इसका, और उनको जो हमारे इंसेक्ट पॉपुलेशन है उसको खाने से रोकती है कि आप इस मतलब कीड़े उसको फीड नहीं कर पाते। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है नीम सीड करने लगे। ऐसा ही नीम ऑयल है, तो नीम का जो तेल है वो भी बहुत इफेक्टिव है। 1500 ppm का नीम ऑयल तेल सामान्यतः रिकमेंड किया जाता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ppm का बहुत बड़ा खेल है, तो 1500 ppm का होना चाहिए, 5 ml पर लीटर के हिसाब से रिकमेंड करते हैं। सॉइल बोर्न पैथोजेंस के लिए नीम केक, जो नीम की जो ऑयल निकालने के बाद जो केक बचती है, खली जो बचती है, उसका उपयोग किया जाता है। मैरीगोल्ड एक्सट्रैक्ट, आप गेंदे को सुखा लें, इसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं, जमीन में डाल सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है। टोबैको, तंबाकू की पत्तियों का जो उसको पानी में 24 घंटे के लिए डुबा दें। जो तंबाकू की पत्तियां हैं ये जो बाजार में मिलती है उनको पानी में डुबा देते हैं, और उसके बाद उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल लेते हैं, फिर उसका स्प्रे करते हैं। पर ये थोड़ा सा, क्योंकि जो टोबैको का जो घोल बनाते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। बहुत ज़्यादा अगर इसका कंसंट्रेशन हो तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी नुकसान करता है। वैसे कुछ थोड़ी मात्रा में निकोटीन हमारे शरीर के लिए भी आवश्यकता होती है, पर जैसे इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये टॉक्सिक हो जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसको हम जब ये थोड़ा सा कंट्रोल कंडीशन में हमको टोबैको का डिकॉक्शन जो है उसको डिकॉक्शन जो है उसको उपयोग करते हैं। तो इसके अलावा नीम, करंज, बेशरम, इनके जो फर्मेंटेड काउ जूस में हम जो बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, नीमास्त्र बनाते हैं, दसपर्णी काढ़ा बनाते हैं, इन सब का उपयोग हम कंट्रोल वर्टिकल पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग करते हैं। ये जो भी हमारा हमारे पास जो डेटा होता है उसका उपयोग भी हम पेस्ट कंट्रोल में करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है आपका। तो हमारे पास अगर लाइट ट्रैप के डेटा हैं, सो फेरोमोन ट्रैप के डेटा है, और इनके टाइमिंग्स उसमें है कि किस सीजन में कौन सा आ रहा है, कब किस तरह के इंसेक्ट पेस्ट आ रहे हैं, कितनी बारिश होने पे कौन से इंसेक्ट आ रहे हैं, सूखे में कौन से इंसेक्ट आ रहे हैं। तो इन सब का डेटा लेके अगर हम उसको कंट्रोल करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो ये हमारा जो कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। तो पेस्ट की मॉनिटरिंग जो है वो आगे के हमारे जो प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। तो आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं, आपको इसमें जी मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें। अब मैं आदरणीय पवन सर जी को बुलाता हूं कि पवन। जी, शरद जी का धन्यवाद। और आज डॉक्टर रोशनलाल राउत ने जो फंडामेंटल्स बात कही हैं कृषि विज्ञान की, उसके लिए बहुत अच्छा तरीके से, सरल तरीके से जो आपने बात कही है। प्रश्न हमारे अपने लिए है कि हम जो वैकल्पिक तरीके हैं उसमें से कितना उपयोग कर पा रहे हैं
कितना उपयोग करते हैं, कितने, और उसके हमारे अनुभव क्या हैं। अपनी जहाँ पर हम अपनी खेती कर रहे हैं उसके अनुभव क्या है, अगर खेती स्वयं नहीं कर रहे हैं, अगर हम कर भी रहे हैं तो हमारे पड़ोस वालों के क्या अनुभव हैं, क्या विचार हैं, क्या उनकी सोच है। और अगर हम खेती नहीं भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हम इसको परिदृश्य को किस प्रकार से देखते हैं। जितने भी केमिकल रहित तरीकों के ऊपर हमने बातचीत कही है, तो जाहिर है इस चीज़ के बारे में सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अनुभव हैं, और सबके अपने काम करने की अपनी एक ध्येय भी है। बहुत सारे इस मंच के हमारे किसान भाइयों ने इन सारे वैकल्पिक तरीकों को अपनाया है, देखा है, और उसमें अनुभव प्राप्त किए हुए हैं। उस अनुभव के आधार पर उन्होंने शायद किसी चीज़ को आगे बढ़ाया है, किसी चीज़ को छोड़ दिया है, किसी चीज़ को आंशिक रूप से सफलता मिली है, किसी में पूर्ण रूप से सफलता मिली है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव इस मंच के हमारे साथियों के बीच में रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम, जो हमारी आदत हो गई है, हम एक चीज़ करते हैं, क्योंकि ये जितने भी वैकल्पिक केमिकल रहित तरीके हैं, इसमें ज़्यादा समय, मेहनत, धैर्य, अनुशासन की ज़रूरत होती है। कई बार हम करते हैं, फिर एक बार करने के बाद अगली बार भूल जाते हैं। तो ऐसा जब होता है तो रोशनलाल राउत जी के जो अनुभव हैं, उनके जो व्याख्यान हैं, और उनके साथ अन्य लोगों के भी जो अनुभव हैं, उस मंच के माध्यम से समय समय पर हमें शेयर करने की आवश्यकता मुझे लगती है कि इसको जितनी बार बताया जाएगा, उतनी बार इस चीज़ को हम कुछ नई चीज़ सीखने का प्रयास कर सकते हैं। यह भी कुछ समय पहले हमने चर्चा की थी कि जब हम, हमारी जो दो प्रमुख फसलें हैं, उन फसलों के आने से पूर्व जो हमें कार्य करने होते हैं, कार्य करनी आवश्यक हैं, और जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उसके बारे में हम सत्र जरूर रखें। तो जो फसल की जो तैयारी जो हम करते हैं, उसके लिए हम पूर्ण पूर्ण रूप से अपने आप को रिवाइज कर लें, अपने आप को तैयारी कर लें, अपने आप की जो और चीज़ें हमें करनी है उसके प्रति हम जागरूक हो सकें। तो ये कुछ मेरी आज की टिप्पणी है, और यह भी मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि अगर हम एक परिवार को एक कृषि व्यवसाय के रूप में देखते हैं, ये भी आवश्यक है समझना कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों को, जो खेती का काम कर रहे हैं या कर सकते हैं, उनको इन सब तकनीकों के बारे में क्या पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई है, मिलती है, और अगर आंशिक रूप से ही ऐसा होता है तो उसका क्या प्रभाव हमारी खेती में पड़ रहा है या पड़ सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि प्रश्न के रूप में भी हैं, और इसमें मेरी जिज्ञासा भी है कि ऐसा क्या हो रहा होगा कि हम परिवार के रूप में या अपना एक समुदाय के रूप में इन सारी विधियों के ऊपर क्या हम चर्चा करते हैं, और क्या उसका अनुपालन करते हैं, और क्या उससे अनुभव जो आ रहे हैं, अगर चर्चा हो रही है तो उसके क्या अनुभव हैं। दोनों तरह के अनुभव हो सकते हैं। मैं किसानों के पास गया था हरियाणा में कुछ समय पहले, तो मैंने देखा कि पिताजी ने कहा कि मैं जैविक खेती करूंगा और ऐसा होगा और ऐसे ऐसा फायदा होगा, लेकिन लड़का जो था वो संतुष्ट नहीं था उनसे, तो उसने चुपके से जा करके जो है रात में और या अन्य टाइम पर जब वो नहीं थे, तो उसमें उन्होंने उपयोग किया। ये उसका उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसा जब हम देखते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, तो लगता है ये खेती जो है केवल एक किसान, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये पूरे परिवार का कार्य है। और जब ये कार्य एक परिवार के रूप में होगा, एक सामूहिक रूप से होगा, एक साझेदारी के साथ होगा, एक समझ के साथ होगा, तब जाकर के इसके परिणाम सकारात्मक रूप में, जो हम अपेक्षा करते हैं कि जैविक और प्राकृतिक खेती को हम एक परिवार का एक ध्येय मान के, एक व्यवसाय मान के, एक कर्म मानते हुए आगे चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो इस टिप्पणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रोशन लाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर विषय को बहुत सरल तरीके से आज आपने प्रस्तुत किया। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत अच्छा सर, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिल रही हैं। और अभी किसी का हैंड रेज नहीं है सर, तो मैं ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। जी, चलिए, दादू का हैंड रेज हुआ है। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि दादू आप आए।
जी ओम, सदन को नमन। आदरणीय राउत जी जब भी आते हैं तो बहुत ही हमको ऐसी जानकारी देते हैं जिससे कि हमारा ज्ञानवर्धन होता है और बड़ी सरलता से वो समझा देते हैं। तो ये उनकी विशेषता है। अभी पिछले दिनों जब ये बात हुई थी अपने मंच पर, जिसमें अशोक पटेल जी थे, उन्होंने ट्राइकोडर्मा के संबंध में बहुत सारी ऐसी बातें कही। वो तत्काल लाभ लेना चाह रहे थे। उनका ध्येय था कि मैंने जो किया है उसका तत्काल लाभ मिल जाए, और वो तत्काल लाभ मिलता नहीं है। पर उसके दूसरे दिन ही हमने जब बात की आदरणीय गौर साहब से, राकेश गौर जी से, राकेश गौर जी का कहना ये था कि जो चने में के ऊपर यदि हमने मूंग बोई है चने के डील पर, यानी उसके पहले चना और फिर, तो उसमें कंट्रोल होने में थोड़ी दिक्कत आ रही, वहाँ पर ईल का प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ रहा। परंतु जो दूसरे खेतों में बोई है, जो कि रसायन के साथ ही भी, खाद के साथ भी बोई है, पर वहाँ पर उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और जो उनके पहले से प्राकृतिक है उसमें तो उनका कहना ये था कि हमको बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। यानी वो तो ये कह रहा है 80% सफलता मिल गई है, और वो कोई भी आकर के देख सकते, ऐसा उनका कहना था। तो मेरा राउत जी से ये कहना है, प्रश्न है कि सर ये जो चने वाली बात है, इसमें क्यों ज़्यादा आ रही है और उसमें क्यों कम आ रही है? जियो जी दादू, धन्यवाद। थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे आप, इको हो रहा सर। जी जी। जो आपने बात कही है कि इल्ली की बात कर रहे हैं ना? हेलो। हाँ जी सर। जी 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 हाँ, तो जो चने के बाद हम जो नेक्स्ट क्रॉप, फिर हम उसी तरह की क्रॉप लेते हैं। जो हम क्रॉप रोटेशन की जब चर्चा कर रहे थे, तो ये दोनों लेग्यूम है, और इनमें जो इल्ली जो है, हमारी चने की जो इल्ली है, वही हमारे उसमें भी आती है। किसमें? मूंग या उड़द में। तो ये जो हमारी जो इल्लियों को जब इल्लियों के जो प्यूपा है, हमने जैसे ही चना हमारा हार्वेस्ट हुआ, तो उसका वो जो उसकी इल्लियां है वो प्यूपेट हो जाती है, मतलब कोशा के रूप में आ जाती है। और वो उसमें जो टहनियां पड़ी है, चने की छोटे छोटे डेब्रिस पड़े हैं, उसमें वो पड़ी रहती है। तो जैसे ही हम मूंग की फसल बोते हैं, तो उसमें फिर से वो उनकी तितलियां निकलती है, और फिर वो तितलियां अंडे देती है। तो इसके कारण जो नेक्स्ट फसल है उसमें वो ज्यादा दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, तो ये जो एक फसल के बाद दूसरे फसल में हमको इस चीज का ध्यान देना है। या दूसरी चीज, हम इनको जो पौधे, जो फसल के जो अवशेष हैं, उनको ठीक तरह से उनका निवारण कर लें, इकट्ठा करके जमीन में मिलाना। पर ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। तो इसके कारण हम जब भी एक फसल लगाते हैं, उसमें सेम जैसे पिछली फसल के जैसी ही फसल अगर अगले उसमें लेते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। वहां पे अगर आप तिल लेते, तो आपको वो ये जो इसकी समस्या है, इल्लियों की समस्या, वो कम आती। तो ऐसा हमको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। जी यहाँ बहुत पर अच्छा। सर जैसे पूरे हमारे मतलब नर्मदापुरम और हरदा में सबसे ज्यादा जो है चने चने के बाद ही जो है मूंग बहुत ज्यादा बोई जा रही है। जी, और शायद इसी का कारण है कि दवाई की मात्रा ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा। जी ओम। हम इसी पे तो बात नहीं कर रहे हैं दादू। हमारा जो फोकस है, हम एक ने जैसा किया और उसको जैसे ही फायदा हुआ, तो हमारी जो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की खेती है, वो पड़ोस पे ज्यादा निर्भर है। पड़ोसी ने कुछ बोया और पड़ोसी को फायदा हुआ, तो बाजू वाला अपने आप अडॉप्ट करता है। तो ये जो हमारा एडॉप्शन पैटर्न है खेती में, जो हम खेती के तौर तरीके उपयोग करते हैं, तो पड़ोसी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये एक्सटेंशन में हम लोग इसको उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि अगर हम उसमें चने के बाद हम तिल की फसल ले लें, सूरजमुखी ले लें, गर्मी में सूरजमुखी भी हो जाती है, तो हम क्रॉप रोटेशन को अगर वो करते हैं, तो आपके इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। वास्तव में जो जो तरीका है जैविक खेती का, ये जीवन शैली है। इसको आपको पूरी तरह से अंगीकार करना पड़ेगा। इसको जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कि मीठा 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 आने दो, और कड़वा थू करके, तो वो नहीं चलेगा। इसमें आपको जो इसकी कड़वाहट है, उसको थोड़ा सा अंगीकृत करना पड़ेगा। जी
और सर जैसा कि अभी पवन सर ने बताया, निश्चित रूप से ये सबके साथ ये आ रही है कि बालक जो है वो रसायन खेती करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पैसा दिखता है। हम लोग इस पर बात करते हैं तो परिवार में भी एक तरह से जो होता है, जैसे कि अभी कल अशोक पटेल साहब भी कह रहे थे कि जो भाटी जी मतलब जो वहाँ हरदा में जो परेशानी हुई, तो उन्होंने एकदम से अपने खेत को जो है प्राकृतिक पे ले गए और फिर नुकसान हुआ तो फिर से वापस आ गए। ये स्थिति भी बन रही है बहुत सी जगह। तो इसके भी मतलब क्या, इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? देखिए दादू, इसमें हम हमारी जो भी एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, इसमें धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा अभी आदरणीय पवन सर ने कहा कि हमको जो जहाँ भी हम परंपरागत खेती में जाते हैं तो यहाँ धैर्य सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उन चीजों को, उन तकनीक को समझा नहीं, उन चीजों को ठीक से परखा नहीं, तो ये आपको नुकसान करती है। और टेक्नोलॉजी में का एक ड्रॉबैक है एग्रीकल्चर सिस्टम का पूरा, कि अगर एक टेक्नोलॉजी फेल होती है तो वो 1000 किसानों को बताते हैं कि वो तो मेरा ये नुकसान हो गया, पर फायदा हुआ तो 4 लोगों को नहीं बताता। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे सिस्टम का। नुकसान हुआ तो वो किसान चिल्ला चिल्ला के बोलेगा फलानी चीज मैंने डाली थी भैया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो ये हो गया। पर उसका अगर मान लो जिसने ट्राइकोडर्मा से जो फायदा हो गया उसको, तो उसको अगर वो बोलेगा कि किसी को 10 जगह जाके बैठा है तो वो बताएगा नहीं उसको कि ट्राइकोडर्मा से मेरे को ये फायदा हुआ, बेवेरिया से ये फायदा हुआ। उसकी प्रशंसा वो उतनी नहीं करेगा। ये बिल्कुल व्यवहारिक हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है। हमारा कृषि की जो हमारे जो भारतीय कृषक काम करता है उसकी ये बिल्कुल जानी पहचानी वो है तस्वीर। जी ओम सर जी, ओम। जी बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी जानकारियां आपस में ट्रांसफर हो रही। और एक बहुत अच्छी सर ने बात बताई है कि जब किसान को फायदा होता है तो कम बता पाते हैं, अगर नुकसान होता है तो ज्यादा हो हल्ला करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है सर की। अब मैं प्रणीता बहन जी को बुलाता हूँ कि वो आमे और अपने प्रश्न। जी धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। मेरा सामान्य सा एक ही थोड़े असंतुष्ट जनक कि हम किस टाइप से किसानों को संतुष्ट करें। आदरणीय हमारे राउत सर ने पिछली बार अपने क्षेत्र में चन्ना गौशाला में कृषि पर एक बड़ा अच्छा प्रशिक्षण आपका हुआ था, और उससे काफी सारे किसानों ने प्रभावित होकर के जो रागी बोलते हैं, रागी मड़िया, उसकी खेती करना प्रारंभ की है, जिस जहां पर मतलब आज तक कुछ नहीं होता था। ऐसी जगहों पे लगभग 10 किसानों ने रागी की खेती की है और उसमें बेनिफिट भी मिला। और लेकिन उसमें जैसे कि हमारे आदरणीय पवन जी ने कहा है, पवन सर ने कहा है कि पूरे परिवार की एक खेती होना चाहिए, परिवार में भी सामंजस्य अच्छा रहना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि 10 में से लगभग 3 से 4 परिवारों में ऐसी बात आई कि बेटा अगर हाँ कह रहा है कि रागी की फसल में हमें उत्पादन अच्छा मिला, तो पिता तैयार नहीं हो रहे हैं कि नहीं, बोले इसमें कम फसल आई है, मेहनत अधिक लगती है। और ठीक वैसे ही विपरीत आया कि पिताजी तैयार है तो बेटा नहीं तैयार हो रहा है कि नहीं, बोले ये रासायनिक खेत वाली खेती ही अच्छी है, हमें रागी नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, क्योंकि रागी का भी उत्पादन बढ़ना चाहिए जो पौष्टिक है और बहुत अच्छा होता है, उसका जो पेज है और रोटी खाना, ये पूरा परिवार अनुभव कर रहा है। लेकिन एक छोटी सी असमंजस की स्थिति बन रही है। इस परिस्थिति से निकालने का मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय राउत सर या आदरणीय पवन सर। धन्यवाद। जी बहन जी, जी बहन जी, ये सर भी बात करेंगे। इसमें क्या है, ये कृषि का मनोविज्ञान है, क्योंकि दूसरे मनोविज्ञान के साथ खेती का भी जो मनोविज्ञान है ये बड़ा गूढ़ है। मतलब इसको जितना आप समझने की कोशिश करोगे उतना उलझते जाओगे। आप एक चीज बोलोगे दूसरी चीज सामने आएगी। तो खेती के साथ कई सारी चीजें हैं। कई सारी चीजों से हमारा जो कृषक है वो परेशान रहता है। तो इसको हमको किस तरह से हमने उसको बताया है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो प्रॉब्लम है वो आपकी दवाइयों से ठीक नहीं होती। उसको आपको जो उपचार जो होता है वो आपको किस तरह से आपने उसको टैकल किया है, किस तरह से उनको बताया है, ये है। हम उनको दूसरे फायदे बताएं कि भैया देखो इससे ये तो कम हो गया, आपने ठीक बोल दिया कि पैसा कम मिलेगा, धान से जो ज्यादा पैसा मिलता, पर ये जो हम रागी खाएंगे,
इससे हमारी संतति जो है, हमारे बच्चे हैं, आप उनको मतलब वहां पे वो इमोशनल उनको तो वो करो कि चलो तुम्हारे बच्चे को अगर कैंसर हो गया तो क्या करते, तो उससे कितना पैसा खर्चा होता। उसको ये बताओ कैंसर के दुष्प्रभाव क्या हैं, पेट में अल्सर हो जाए तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, बच्चे की स्थिति क्या होगी, आपकी पत्नी की स्थिति क्या। तो ये मानसिक जो क्या कहना चाहिए, एक तरह की ये बीमारी है। ये पैसा जो है मतलब खेती में आय होना, मतलब पैसा खूब आना चाहिए, खूब मेरे पास पैसा होना चाहिए, अच्छा वो मिलना चाहिए, ये भी एक मानसिक रोग है। तो किसान उसमें भी उससे भी प्रताड़ित है, उससे भी पीड़ित है। तो उसको उसको थोड़ा थोड़ा जो बीच बीच में डोज जो है कि बीमारी होगी ये होगी, तो उसको जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है वो करनी पड़ेगी, तब वो थोड़ा जो रासायनिक खेती से दूर जाएगा। तो इस पर भी हमको जहां भी हमें चर्चा मिले, तो आपने देखा होगा जब भी हम प्राकृतिक खेती की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कैंसर से और दूसरी बीमारियों से। तो ये निश्चित रूप से इस तरह से हमको प्रयास करना चाहिए, तब लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। जी जी सर, बहुत अच्छा सर और बहुत महत्वपूर्ण। अब मैं बैनी भैया को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आने। प्रणाम सभी परिवार के महानुभाव को। डॉक्टर रोशनलाल रावत जी, जैसे अपन जो प्राकृतिक खेती की जो बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे किसान करके वापस फिर केमिकल की खेती की ओर जा रहे हैं, और प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम होना और रोग आना, तो कीटों का आना, तो जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण ही कीट वो फसल स्वयं कीटों को निमंत्रण देती है। तो ऐसे कोई कार्य योजना बनाई जाए जिससे किसान को ना तो कोई ऊपर से स्प्रे करना पड़े और ना ही कोई पोषक तत्व की कमी फसल में हो। तो इसके ऊपर अपन कोई रिसर्च कर सकते हैं क्या? जी भैया, बहुत आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या होता है कि ये जो हम कृषि को और प्राकृतिक खेती की स्पेशली बात करें, तो ये कि ये जीवन पद्धति है, और इसमें इसको हमको ये इसको ऐसे नहीं देखना है कि ये फायदे का, ये एक्चुअली में हम नए युग में आ गए, हम हर चीज को बिजनेस की बात करते हैं। हम लोग भी जहाँ जाते हैं तो खेती में किसानों को बोलते हैं कि खेती बिजनेस की तरह करो। तो ये जो बिजनेस शब्द जुड़ गया है, तो बिजनेस में धीरे धीरे पैसा दिखता है, और पैसे के साथ साथ आपका जो अनाचार, जो दूसरे विचार हैं वो जुड़ने लग जाते हैं। एक समय था कि जो मिलावट होती थी, गेहूं में कंकड़ मिलाए जाते थे, और जो आपका धनिया पाउडर में और दूसरी चीजें मिलाई जाती। पर आज 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 क्या हो रहा, आज मिर्ची में उसके जो लाल पत्थर को वो पीस के मिला दिया जाता है, धनिये में लीद मिला दी जाती है। तो कई मतलब वो जो स्तर है वो स्तर गिर रहा है। तो ये है, ये इसको जीवन प्रणाली की तरह जिया जा सकता है। और हमारा किसान दूसरी बात भी करता है कि पूरे खत्म कर दूंगा। अरे भाई, पूरे खत्म नहीं करना है, आपको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उतना ही हमको कंट्रोल करना है। पूरे कीड़े आप कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। और जब ये पूरे कीड़े, अगर कोई भी एक पॉपुलेशन पूरी खत्म हो जाएगी तो दूसरी पॉपुलेशन आएगी, जैसा अभी हमने उसका अटैक देखा था कोरोना का। तो ये इस तरह के अगर हम वो करते हैं तो एक कोई नई चीज आ जाएगी और वो आपकी पूरी जो हमारी प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देगी। तो इस पर हमको ध्यान देना है। और किसान भाइयों के लिए योजनाएं सब है जो हम बात कर रहे हैं, इन पे बहुत काम हुआ है, कई सारी चीजें हैं, पर ये है क्या कहना चाहिए, श्रम साध्य है। जितना आपका लेबर लगेगा उतना आपको ज्यादा से ज्यादा लेबर उपयोग करना पड़ेगा। तो ये समस्या है। जी फसल चक्र, प्राकृतिक खेती में फसल चक्र ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जो फसल एक बार लगा ले उसको कम से कम 36 महीने के बाद लगाएं। और फसल प्राकृतिक पोषक प्रबंधक अगर चार्ट हम बना ले तो उससे अपन बहुत बड़ी राहत किसानों को दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो 36 महीने तो नहीं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है, फसल की चॉइस की लिमिटेशन है। तो हम एक सीजन तो करें कम से कम, हम एक सीजन 3 महीने 4 महीने का जो है उसको जरूर वो करें। हमारे सेवाल भाई साहब का हैंड रेस था, उन्होंने वापस ले लिया, और उनको बधाइयाँ भी देनी है। तो पहले वो प्रश्न कर लें, आदरणीय सेवाल साहब। जी जी आदरणीय बहुत ही सुंदर वार्ता चल रही है, और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साथ में रखी है
कि हमारी कृषि का मनोविज्ञान बहुत ही जटिल है और अगर इसमें सफलता पा लिया तो उतना ही सरल है। पिछली बार आप सभी के माध्यम से हमने सुना था कि जो वीड्स हैं वो भी हमारे मित्र हैं, क्योंकि इन वीड्स से ही हमने फसलें प्राप्त करी हैं। तो ये बातें जब घर में सभी सुन रहे थे तो जो बच्चा पार्टी है उन्होंने भी सुना और उन्होंने कहा कि जो टमाटर के कुछ पौधे लगाए तो इसमें उन्होंने कहा कि ये वीड्स जो है हटेंगे नहीं। जिद पकड़ी तो वो हटेंगे नहीं तो कुछ फिर हटाने पड़े, क्योंकि उसमें उनकी ग्रोथ नहीं होती पौधों की। लेकिन फिर दूसरे कीट वगैरह आ गए तो इसी सिलसिले में कुछ फिर इस दौरान ये क्या गया कि ये ट्रैप्स हमने लगाए और जिससे कि कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल हो पाया। लेकिन कंट्रोल करना वास्तव में थोड़ा कठिन तो है और हम जैसे आपने कहा कि हम इतना कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि सबको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ हटा देते हैं तो कुछ अपने आप स्वभाव से वो आगे आ जाएंगे और हालांकि मैं अपने कैमरे को वो नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जी, तो इस तरह से अब ये जो येलो स्टिक लगाई गई तो इन्होंने थोड़ा कंट्रोल तो कर पाया। इससे पहले कुछ पौधे कीटों का अटैक इस तरह का था कि हमारे बहुत सारे पौधे उन्होंने छलनी कर दिए। लेकिन अब 2-3 दिन से इसमें रोक लगी है। तो साथ में जो योगाहार की टिप्स मिलती हैं तो यहाँ पे बच्चे उसका यूज कर लेते हैं। आज सुबह स्कूल जाने से पहले इसमें ये राख वगैरह छिड़की गई। तो ये जो पाठशाला है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है और उसमें आपका मार्गदर्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ जिस तरह से बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन किसान को देखें तो वो हर रोज सीख ही रहा है और हर रोज अनुभव कर रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा था आदरणीय, आपकी वार्ता को सुन करके ये अच्छा लगा कि ये जो मनोविज्ञान है इसको समझना, अगर समझ लिया तो तभी हमारी विजय है। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया बात आपने कही है। और इसमें जो वो आपका जो पत्तियों को जो छलनी कर रहा है तो उसमें नीम ऑयल डलवा दीजिए। नीम ऑयल डालेंगे आप तो या उसका जो हम काढ़ा बनाते हैं नीम की पत्तियों का या 10 पन्नी, इसको डालिए, क्योंकि ये जो पत्ती खाने वाले हैं वो इससे कंट्रोल नहीं होंगे आपके येलो स्टिकी ट्रैप से। उसकी प्रकृति अलग है, ये सकिंग टाइप के पेस्ट को कंट्रोल करेगा। और दूसरा जो है या लाइट ट्रैप का एक छोटा सा लाइट लगा के नीचे कुछ घोल रख दीजिए और उसमें नीम ऑयल डाल दीजिए तो वो भी काम करेगा। जी धन्यवाद आदरणीय। जी शरद भैया। तो हमारी चर्चा को और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली सर आपसे, और ऐसा लगता है कि निरंतर आपको हम सुनते रहें और ऐसा लगता है कि पूरे हफ्ते आप हमारे को ये कीट पतंगों के विषय में और जैविक खेती के विषय में आप बताते रहें और हम उनका हल करते रहें। ऐसा लगता है कि खेती जब हम करते हैं तो आपकी डेली आवश्यकता पड़ती है हमें। ऐसा लगता है कि कम से कम एक दिन में 15-20 मिनट आपसे चर्चा हो जावे तो हम लोगों की परेशानी। मैं अब दादू को आमंत्रित करता हूँ, दादू आमे आभार व्यक्त करें। समय हो गया है, जी जी 8:06 हो गया है। जी ओम सदन को नमन। भैया मैं अभी आदरणीय सर से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं अभी अपने खेत में हल्दी निकाल रहा हूँ और सर जब मैं हल्दी निकाल रहा हूँ तो मैंने गिने कि हल्दी से जो बहुत सारी जड़ें निकली है, हल्दी में 3-4 गांठ बनी है और 15 गांठ लगभग मैं यदि उनको गिनता हूँ तो 18 से 20 जड़ें जो है वो और भी है। तो ये परिपक्व नहीं हो पाई, इसका कारण क्या है? दादू ये हो सकता है आपका समय, आपने हल्दी कब लगाई थी? वो सर वो तो उसी समय लगी थी जून में, जून जुलाई जून में जून में ना। तो पर ये
कई बार क्या होता है कि मिट्टी भारी मिट्टी में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसमें वो नहीं होता। दूसरा, लगाना हमको थोड़ा सा जल्दी लगा दें, हल्दी लगाना है तो 15 मई तक हल्दी लगा दें। हल्दी अदरक को सामान्यतः ये बोलते हैं हम कि 15 मई तक लगा दें। ये आपको, पर चूंकि पानी नहीं होता संभावना, पर आपके नर्मदापुरम में तो पानी की कोई कमी नहीं, मतलब हिंदुस्तान का सबसे इरिगेटेड जिला है, तो हम उसको अगर हम इसमें लगाते हैं। सर इसमें क्या मिट्टी नहीं चढ़ा पाए थे, उसका कोई कारण है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये कारण हो सकता है। थोड़ा सा पोटास का उपयोग करिएगा रूट में, जितनी भी हम रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे पोटास का थोड़ा सा अच्छा उपयोग हो तो जो रूट फॉर्मेशन होता है, जो हमारा भोजन है, एक्चुअली में इसमें एक साइंटिफिक होता है सोर्स सिंक रिलेशनशिप, और इसको स्ट्रांग करता है सोर्स सिंक रिलेशनशिप को पोटेशियम। जो मटेरियल आपने प्रोड्यूस किया फोटोसिंथेसिस से, उसको स्टोर करने में मदद करता है पोटास। तो पोटास का उपयोग होगा तो आपका जो सिंक है वो मजबूत होगा। तो इसका थोड़ा सा, जब फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो एक स्प्रे आप कर सकते हैं, या पोटास एक्टिवेटर है उनका उपयोग कर सकते हैं, तो ये आपको सपोर्ट करेगा। जी ओम सर। सर एक चलिए, तो आज का समय हुआ और हम सदन में उपस्थित